तो बच्चों स्क्रीन पे सबको कुछ नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन? इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो पीपल वुड से, स्टूडेंट्स वुड से, सर कितनी बार इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट को? हो तो चुका है, ऑब्वियस सी बात है चिल्ड्रन। मैंने आप सबको बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स में जो मैंने आपको डेफिनेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, दैट चैप्टर सीबीएसई हैज इन द यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट आईएससी वालों को वो इकोनॉमिक्स के यूनिट में ही था साथ में। तो ये चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रियोन रॉबिन्स एंड सैमुअल्सन, ये सब हम कर चुके हैं बच्चों। वेल्थ की डेफिनेशन सबको आती है चिल्ड्रन। देयर आफ्टर वेलफेयर की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है, स्कार्सिटी की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है। इसके बाद आपने सो कॉल्ड, कहाँ गए हमारे रॉबिन्सन के बाद सो कॉल्ड अगले वाले अंकल? चलो हाँ आ गए, चलिए। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पॉल सैमुअल्सन की, ये भी पढ़ी है। तो ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ये भी आपने सब पढ़ा हुआ है। तो ये सब मेरे को पढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ चिल्ड्रन, जिसके नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे आज की ही क्लास में चिल्ड्रन। तो झटपट आप एक नई कॉपी बनाएं, वो कॉपी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए होगी, इकोनॉमिक्स के अलावा चिल्ड्रन। वेरी क्विक एंड फास्ट। So everybody is supposed to put the heading children, meaning, scope and importance of statistics. मेरा ये मटेरियल आईएससी के मटेरियल से काफी ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि आईएससी में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, बट उसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो एक एवरेज नॉर्मल टीचर सीधे पढ़ता था, बेटा ये होता है डेटा, ये होती है टाइप ऑफ सीरीज, चलो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना चालू करें। सीरीज बनी कैसे, होता क्या था, लीस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड, और यहीं पे बच्चे का फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा डिविएट हो जाता है। एवरीबडी हैज रिटन द हेडिंग चिल्ड्रन, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम हर जगह पढ़ते हैं, आपका जो भी नाम है ये डिराइव कहां से हुआ। भाई हिंदुस्तान में ज्यादातर नाम जो रखे जाते हैं वो भगवान वगैरह को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसा क्यों सर? ड्यू टू द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? रिलीजन। तो अगर हिंदुस्तान में RAM है तो क्या बोलेंगे बच्चों? राम। जापान और यूएस में RAM है तो क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। खैर राम जी की मेमोरी भी रैंडमली एक्सेस थी एकदम, तो वो रैम हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो डिराइव हुआ चिल्ड्रन, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका नाम, जिसका शब्द का मतलब क्या है? स्टेटस। व्हाट? स्टेटस। इसीलिए जब आपने न्यूमेरिकल्स कभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो कि भाई हाई इनकम ग्रुप का डेटा क्या है और लो इनकम ग्रुप का डेटा क्या है, तो शायद सबसे पहली स्टैटिस्टिक्स ऐसी ही आई होगी। बट अगर इटली थोड़ा सा घूम लें तो वहां पे वर्ड क्या आया? स्टैटिस्टा। और जर्मनी में क्या वर्ड आया? स्टैटिस्टिक। और ग्रीक में क्या आया चिल्ड्रन? स्टैटिस्टिक्यू। और प्रैक्टिकली इन शब्दों का हर जगह मतलब क्या था? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट मतलब विच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब समहाउ स्पीकिंग ईदर इट कुड बी सोशलिस्टिक और इट कुड बी मिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल में दोनों चीजें आती हैं। अगर कोई सिंगल रूलर है जो डिक्टेट कर रहा है आपको मानना है, तो वो पॉलिटिकल स्टेट डिक्टेटरशिप हो गया। जैसे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, उसकी ऊन का सो कॉल्ड कुछ स्टॉप हो गया था, इसने उसका नाम उन रख दिया। हमारा जैसा इंडिया है तो इट इज डेमोक्रेसी बच्चों। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो ये चीजें झटपट फास्ट लिखनी स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इंट्रोडक्शन, उसके नीचे लिखिए चिल्ड्रन डिराइव्ड फ्रॉम। क्या लिखेंगे? फर्स्ट इज लैटिन, सेकेंड इज इटालियन, थर्ड इज जर्मन एंड फोर्थ इज ग्रीक। आज घर जाके मम्मी को बताइएगा सर ने हमको इटालियन पास्ता खिलाया है। चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग लोगों के लिए एकदम अलग अलग मीनिंग होता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत धमाकेदार एग्जांपल है चिल्ड्रन, ध्यान से उसको देखिएगा। डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट इट डिफरेंटली चिल्ड्रन। लेट अस इंटरप्रेट दिस फॉर अ फैमिली। लेट अस इंटरप्रेट दिस फॉर अ फैमिली। ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स वॉज अ फादर इन द फैमिली। इनकी शादी हो गई थी और जो इनकी धर्म पत्नी थी दैट इज मिसेस वाई, और इनके दो बच्चे थे। एक का नाम था सो कॉल्ड मिस्टर X1 और बेटी का नाम रख दिया Y1। हाँ, ये स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल आपको शायद दिया था पहले मैंने,
आज फिर दे रहा हूं। मिस्टर एक्स की हाइट जो है वो 6 फीट है चिल्ड्रन। कितनी? 6 फीट। वाइफ की जो हाइट है चिल्ड्रन दैट इज 5.5 फीट। x1 की जो हाइट है वो 4 फीट है, और ये छोटी बच्ची इसकी हाइट 3 फीट है। जरा सबको टोटल कर लीजिए बच्चों। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18.5 फीट चिल्ड्रन। 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 18.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा चिल्ड्रन? द एवरेज हाइट इज 4.625। फैमिली जो थी उन्होंने ये सोचा दैट सब लोग चलते हैं स्विमिंग पूल में। अब हस्बैंड को भी स्विमिंग आती थी, वाइफ को भी आती थी, x1 को भी आती थी। किसको नहीं आती थी? डॉटर को। स्मॉल डॉटर है, अभी सोचा इसको स्विमिंग सिखाएंगे। बट एवरेज हाइट कितनी निकाल ली बच्चों? 4.625। और स्विमिंग पूल जो था वो 4.5 फीट डेप्थ का था। इज दैट क्लियर? अब मिस्टर एक्स जो थे वो आईआईटीएन थे, आईटी से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। मैथ्स बहुत तेज थी, जबरदस्त एकदम। और मैथ्स के हिसाब से पूरे परिवार को नहलाने ले गए पैसा देकर, जिसमें से 2 लोग निपट गए। क्यों निपट गए सर? क्योंकि मैथ्स के हिसाब से एवरेज हाइट कितनी आ रही है? 4.625, और पूल की गहराई 4.5। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है ऑन एन एवरेज जिसकी हाइट पूल की गहराई से कम हो। तो 4.5 फुट तक पानी है। इज दैट क्लियर? और एवरेज हाइट उससे ज्यादा है, तो भाई किसी के चलो गर्दन तक या यहां तक आ जाएगा, चिन तक, मरेगा तो एटलीस्ट कोई नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट 2 लोग क्यों टैया हो गए चिल्ड्रन? 4 फीट वाला भी डूब गया, क्योंकि पूल का डेप्थ क्या था? 4.5, और 3 वाला भी डूब गया। फिर मिसेस वाई ने इनको भी डुबा दिया, और इंश्योरेंस का पैसा लेके मौज करने लग गई है। तो बच्चों, क्या सिर्फ कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स में किया गया या मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है? नो, इंडिविजुअल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। दिस इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब तक आप डेटा को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करेंगे चिल्ड्रन, और सिर्फ एवरेजेस पर लेकर चलेंगे, आपका काम नहीं बनेगा। पूरे शहर में ऑन एन एवरेज 3 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गोल रहती। कितनी? 3 आवर्स। आपने सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लिया, ये सोचते हुए कि 3 घंटा लाइट जनरली जाती है, सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर 4 से 4.5 घंटे का बैकअप दे देगा। बट आपका मोहल्ला किस तरह का मोहल्ला था? कबाब्स एंड करीज, कटिया चोर आपके मोहल्ले में ज्यादा थे। आपके मोहल्ले का इंडिविजुअल कट 9 घंटे का है, तो एवरेज 3 कैसे आ गया? कितने मोहल्ले में तो लाइट जाती नहीं है, तो सबका हिसाब किताब लगा के 3 आवर्स आ गया। बट आपके मोहल्ले में कितना कट है? किसकी वजह से? कबाब्स एंड करीज की वजह से, कटिया चोरों की वजह से। तो आपको कम से कम 2 बैटरी वाला इन्वर्टर तो लेना ही पड़ेगा। तो जब तक इंडिविजुअल डेटा एनालाइज नहीं होगा बच्चों, तब तक स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया डेटा किसी भी काम का नहीं होता। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझ में आ गई स्टैट्स की सबको? प्लीज नोट डाउन चिल्ड्रन। और अगर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, इस एग्जाम्पल को लिख के आइएगा, बहुत जबरदस्त नंबर मिलेंगे आपको। चलो, समझ में आ गया? धमाकेदार एग्जाम्पल बच्चों। चलिए, तो अलग अलग पर्सन के लिए चिल्ड्रन स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन भी अलग अलग होती है चिल्ड्रन, बट फॉर सम इट इज कंप्लीट एंड फॉर सम इट इज इनकम्प्लीट। तो प्लीज आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर सो कॉल्ड डिफरेंट पीपल, और यू कैन राइट स्टैटिस्टिकल व्यूज फॉर डिफरेंट पीपल चिल्ड्रन। एक क्रिकेट फैन है चिल्ड्रन, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिकेटर का ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाना। बट अगर क्रिकेट पे जो लोग बैटिंग करते हैं और सट्टा खेलते हैं, क्या उनका स्टैटिस्टिकल डेटा को जो क्रिकेट का स्कोर आएगा, क्या उसमें उनका कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल या सो कॉल्ड ऐसा कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का? नो, उनका सिर्फ 2 इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? ईदर आई विल विन और आई विल लूज। सचिन तेंदुलकर के ऊपर क्या रेट चल रहा है भैया? 1 का 1.5 चल रहा है। 1 रुपए लगाओ, अगर तेंदुलकर जी सो कॉल्ड बढ़िया चौका छक्का मारे तो 1.5 मिलेगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि सचिन तेंदुलकर रेट है कि एमएस धोनी का रेट है, आपको सिर्फ अपने 1 के 1.5 से मतलब है। इज दैट क्लियर? तो आपकी मम्मी जब शॉपिंग करने जाती होंगी, लेट अस से कोई क्लोथिंग वगैरह उनको खरीदनी है, शी इज इंटरेस्टेड ऑन व्हाट? डिजाइन क्या है, या फैब्रिक की क्वालिटी। एंड पापा इज इंटरेस्टेड इन व्हाट? 5,000 रुपए की जीन्स, दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मतलब खरीद लो, को एक बार देख लेना जरा। इज द ओ भी फटी जीन्स, पूरी सिली हुई थी भी नहीं कम से कम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चल रहे हैं? तो मेरे लिए
कपड़ा क्या इंपॉर्टेंस रखता है भाई? शरीर ढकने का एलिमेंट है, दैट्स इट। सस्ता हो महंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, साफ होना चाहिए बस। ओके, बट करीना कपूर जी के लिए या दीपिका पादुकोण जी के लिए उनको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे सोसाइटी को लगे कि हम अगर ऐसा कपड़ा पहन लेंगे तो हमको बॉलीवुड में नौकरी मिल जाएगी। पता लगा झाड़ू लगाने लायक जमादार की हैसियत नहीं है, पर नौकरी चाहिए। सैफ अली खान जी दीवार पेंट कर रहे थे, मैं फोन किया, मेरा पेंटर भाग गया, एक दिन के लिए आ जाओगे क्या? कह रहे अरे सर मैं ब्रांड एम्बेसडर था उस चीज का, आपने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया। तो क्या वो व्हाइट वॉश करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो उत्कल भाई आज हमारे क्लास में है, जो ऑफलाइन क्लास में उनको देख पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले नहीं देख पा रहे हैं। आज ये गरीबी के माहौल से गुजर रहे हैं, थोड़े कम कपड़े पहन के आए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बट कोई बात नहीं, कल को इनके पास भी पैसे आएंगे, ये भी ज्यादा कपड़ा पहन लेंगे। तो इनके लिए कपड़ा पहनना सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड एक एलिमेंट ऑफ वल्गैरिटी हो सकता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट गरीबी कहीं से दर्शाई नहीं जाती, कोई आईफोन लेके आया साथ में। तो गरीब आदमी फटा कपड़ा पहने, कम कपड़ा पहने तो समझ में आता है गरीब है, बट आईफोन साथ में तो गरीब नहीं है, इट इज न्यूसेंस टू द सोसाइटी। इज दैट अंडरस्टूड? अभी पता लगा कुत्ता उत्ता झपट्टा मार ले, काट ले, तो 14 जगह 28 इंजेक्शन लग जाएंगे। जब आप जीन्स पैंट वगैरह पहनेंगे तो कुत्ते के काटने का असर भी कम होगा। फॉर एन एनवायरमेंटलिस्ट चिल्ड्रेन, जो क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न? इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट क्या एक जनरल पर्सन के लिए, आप क्या मेरे लिए, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। बट एनवायरमेंटलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे मोहल्ले में कोई फैक्ट्री लगी है, या पहले फैक्ट्री थी वो हटी नहीं, खूब स्मोक एमिट होता है, मोहल्ले वालों को रहने में प्रॉब्लम है, एस्थमा हो गया उसकी वजह से मोहल्ले में कितनों को, कोई कुछ नहीं बोलेगा बच्चों। बट जो एनवायरमेंटलिस्ट होगा वो सीधे बैंड बजाने कहां जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कहां जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्योंकि उसको पता है कि अगर AQI लेवल 25 से ऊपर गया तो ये सांस लेने के लायक नहीं है। तो आप हिली एरिया जाइए, वहां 15-16 रहता है, इसलिए वहां के लोगों को अस्थमा का या सांस की दमे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिल्ली में क्या है? 475। मतलब दिल्ली में आदमी सांस ले ले हवा में या 2-4 सिगरेट पी ले, बात एक ही है। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहां पे एनजीटी एक्शन में आ जाता है। तो एनवायरमेंटलिस्ट के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा इंपॉर्टेंट है, AQI लेवल इंपॉर्टेंट है। मेरे फोन में भी दिखाता है, आपके फोन में भी एक्यू वेदर में दिखाता होगा, बट क्या कभी हम सीरियस होते हैं उसको लेकर? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो दिखा रहा है 48 डिग्री टेम्परेचर, हीट वेव बहुत ज्यादा है, आज घर के अंदर रहिए, हम जा रहे हैं। मम्मी कह रही अच्छा बेटा वापसी में 12 समोसे लेती है ना, या लेते आना, घर में गेस्ट आए हैं। और समोसे वाले यहाँ क्या हो, बेटा देखना गर्म हो समोसा, 48 डिग्री में भी इलाहाबाद वालों को गर्म समोसा चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई चल रहे हैं। तो ये है कि डेटा आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। वेदर डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डेटा अगर अवेलेबल ना हो चिल्ड्रेन, तो क्या वो लोग फोरकास्टिंग कर पाएंगे कि घर के अंदर रहना है कि निकलना है? ये हीट वेव है, कोल्ड वेव है, डाउन वेव है, अप वेव है, ये सब कैसे पता लगता है? जब वो डेटा को एनालाइज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर वेदर डिपार्टमेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? सिंपल। आपके जो मार्क्स है वो भी इंपॉर्टेंट है पापा मम्मी के लिए, वो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। हिंदी की तो कोचिंग नहीं गए थे, 90 आ गया है। मैथ्स की सुअर तुमको कोचिंग भी ज्वाइन करवाए तब भी 65 से ऊपर नहीं ला पा रहे हो। पिताजी हिंदी तो दिन भर बोलते हैं, दिन भर वो तो कुछ भी बकवास भौंक लेंगे, टीचर नंबर दे ही देगा। मैथ में थोड़ा होता है A+B होल स्क्वायर, तो पापा बोले ये क्या एक्सपेंड ही तो करना। हाँ तो मैं एक्सपेंड करके आया था, मैं लिखा था A² + B² + 2AB। ये आप सपने में सोच रहे हैं कि आपने लिखा था, आपने एक्सपेंड कैसे किया था? क्वेश्चन क्या आया था बच्चों? आपने एक्सपेंड ऐसे किया, फिर बाद में और बड़ा एक्सपेंशन कर दिया आपने। आपने कहा एक्सपैंड तो मैं पूरा करके आया था, पापा मम्मी इतनी मार मारे आपका शरीर एक्सपैंड कर गया अलग अलग जगह से। तो ये बात समझ में आई बच्चों? मेरे को तो आज तक ना समझ में आया ये A² + B² + 2AB का मतलब क्या है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो, IIT क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद समझ में यही आ गया, अपना बनाया हुआ सामान बेचना है महंगे प्राइस पे, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और जो बेचारा A+B² से सैटेलाइट बना रहा है उसको चिंदी चोर की तरह पैसा मिल रहा है। कमा कौन रहा है? एंटरप्रेन्योर। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो जिंदगी में कुछ भी करिए, एंटरप्रेन्योर जरूर बन जाइए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? बेचारा मिस्त्री मेहनत करता है, ईटा लगाता है, दीवार प्लास्टर करता है, लेबर सही कॉम्पोजिशन, असली पैसा कौन कमाता है? बिल्डर, आर्किटेक्ट। 20 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच देते हैं। समझ गए बच्चों? टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये किस लिए? अरे सर ईद और बकरीद है, सुबह सो कॉल्ड सहरी और शाम को, सुबह क्या होती है?
सुबह वाली मील को क्या बोलते हैं? ये बताओ, ये और बड़े डपोड़ संग हैं, ये ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं। अब इनके लिए फूड की इंपॉर्टेंस सिर्फ खाना है बस। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए खैर, तो ईद वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फॉर अ शेयर ब्रोकर चिल्ड्रन, शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये इंपॉर्टेंट है शेयर ब्रोकर के लिए कि नहीं? अभी अमित शाह जी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि भाई बीजेपी की 400 पार, 500 पार, 600 पार, 800 पार वगैरह वगैरह सीट आएगी तो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे, लोग सोचेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है तो बिजनेस कम्युनिटी को फेवरेबलनेस होने वाली है, बिजनेसमैन को ज्यादा, सारे बिजनेसमैन नहीं, दो ही हैं बस, अडानी एंड अंबानी। इनके थ्रू आप भी गरीबी में आटा गीला ना करें, अपना पैसा कमा सकते हैं। अडानी अंबानी को सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जमीनें बढ़िया दाम पे मिल जाएंगी, आप इनकी कंपनी में पैसा लगा कमा लीजिए इनडायरेक्टली। तो भाई बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, डिविडेंड ज्यादा मिलेंगे लोगों को, तो लोगों की चाहत होगी शेयर खरीदने की। बाकी सब ज्ञानबाजी फिनेंशियल लिटरेसी क्लास में होती रहती है, इज दैट क्लियर? तो लोगों का एक सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव होगा, चलो आज शेयर खरीद लो, कल को कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, हम भी उसके पार्टिसिपेंट भागीदार बनेंगे। बट यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया, बढ़ने की बजाय सीट्स उनकी घटने लग गई। तो लोगों को लगा पता नहीं सरकार बना पाएंगे कि नहीं, कहीं वो इंडी अलायंस आ गया, जिनको यही नहीं पता वहां प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मेरे पास आए थे, मैंने प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं अलायंस कर रहा हूं, नहीं तो नहीं कर रहा। तो इन दैट केस चले गए वो लोग, कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं सर। तो अब इंडिया अलायंस वालों को ये सब नहीं पता था। तो आपने देखा होगा उस दिन स्टॉक मार्केट का सो कॉल्ड जो सेंसेक्स होता है 5-5.5 हजार पॉइंट गिरा, दो चार लोग बहुत दुखी और मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि मैंने 48 घंटे पहले एक दो लोगों को बोला था गारंटी गिरेगा इंडेक्स, गारंटी। क्यों? इसलिए नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, 101% बनेगी, बट जिस तरह से सोच रहे थे वैसी नहीं बनी। घर तो आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट, A1 घर है, इतना बड़ा घर है कि किराएदार नहीं मिल रहा रखने के लिए वहां पे। दादाजी ने 15 कमरे की हवेली बनवा दी है, समझ में आ गया? हर फ्लोर पे 5-5 कमरे हैं, तो एक फ्लोर पे आप रह रहे हैं, 2 फ्लोर खाली पड़ा है। अब 5 कमरे का घर किराए पे जब कोई लेने आएगा तो उसका परिवार भी तो कुंभ मेले की तरह होना चाहिए। यहाँ परिवार तो न्यूक्लियर हो गए, मियाँ बीबी बच्चे सहित, हम दो, हमारे 1-1.5 पौने 2, तो बड़ा घर ले कोई करेगा क्या? तो दादाजी ने तो बड़ा लैविश घर बनवा दिया, बट कोई उसको रेंट पे ले ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिलीज नहीं है आजकल। इज दैट क्लियर? तो दादाजी के परस्पेक्टिव से भाई कल को परिवार बड़ा होगा, सब लोग चलो एक साथ रहेंगे, बट उनको क्या पता था सारे के सारे थाली छेद करके भाग जाएंगे, कोई अमेरिका चला गया नौकरी करने, कोई बैंगलोर चला गया, कोई मुंबई चला गया। समझ में आ गया? तो हर पर्सन के लिए जो डेटा होता है वो डिफरेंट होता है। इज दैट क्लियर? परस्पेक्टिव इज डिफरेंट। तो जब मार्केट गिरा, लोग बड़े परेशान हैरान, 2-4 फोन भी कर दिए, अरे बताओ भाई अब क्या किया जाए। मैंने कहा ठंड रखो, टेंशन ना लो, 2-3 दिन में बाजार फिर से बढ़ेगी और 2-3 दिन में फिर से रिकवरी हो, अब स्टेबिलिटी आ चुकी है। खैर ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो डेटा किस तरह से आप यूज करेंगे, ये व्यू चिल्ड्रन पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपने हेडिंग क्या लिखी है बच्चों कॉपी में? क्या क्या क्या? हाँ, स्टैटिस्टिकल व्यूज फॉर डिफरेंट पीपल। तो प्लीज ये 4 पॉइंट्स कॉपी करिए, पूरा पूरा मत लिखिएगा बच्चों, जितना मैंने मार्क किया सिर्फ उतना लिखिएगा बस। चलिए बच्चों, सो द एवरेज पर्सन परसीव स्टैट्स एज सिंपली व्हाट चिल्ड्रन, कुछ फिगर्स होंगे, कुछ ग्राफ्स होंगे, कुछ टेबल्स होंगे और कुछ चार्ट्स होंगे, बट क्या वो डेटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर पाएगा? नो no. तो अगर आपके पापा का लेटेस्ट से गारमेंट्स का बिजनेस है, तो जब भी वो आपको कपड़ा खरीद के देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज नोटिस करेंगे, फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, किस ब्रांड का है, कितने प्राइस का है, सब भाड़ में जाए, बिकॉज ही इज द पर्सन इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। नहीं समझ में आई बात? अगर आपके घर वालों को खाने पीने का बहुत शौकीन है, मतलब बहुत शौक है उनको, और अगर किसी रिलेटिव के घर मिठाई पहुंचानी है, क्या बोलेंगे? कोई भी मिठाई पहुंचा दो? नो, सीजन के अकॉर्डिंगली। अगर सर्दी का सीजन है तो कहेंगे भाई चलो काजू की मिठाई चल जाएगी या पिन्नी चल जाएगी। गर्मी का मौसम है, नहीं भाई ये खोए की मिठाई खराब हो सकती है सीजन की वजह से, इसलिए ये ना सर्व करो, कोई और सर्व कर दो। तो इट डिपेंड्स चिल्ड्रन। तो मैं जब भी कोई इकोनॉमिक्स की बुक खरीदने जाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि उसमें भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह के सेक्शन ज्यादा है या कम, क्योंकि भाई टेक्स्ट तो बच्चे को हर किताब में मिल जाएगा, क्वेश्चंस अगर अच्छे हैं तो दैट विल गिव अ सो कॉल्ड रोबस्ट प्रैक्टिस टू द चिल्ड्रन। नहीं समझे बात को? पक्का? पापा के साथ कभी आपने ट्रैवल किया हो, कभी होटल वगैरह में गए हो, तो मम्मी पापा सबसे पहले उस होटल के रूम का बाथरूम देखते हैं कि वॉशरूम ठीक है या नहीं है, नहीं तो सबसे ज्यादा फिल्दी पोजीशन वहीं पे होती है। इज दैट क्लियर? पता लगा पानी नहीं फ्लो कर रहा है। तो एवरी पर्सन परसीव्स द थिंग्स एज पर देयर ओन विम्स एंड फैंसीज। नहीं समझे बात को? नहीं समझे?
चलिए चले आगे, बाकी टाइम पास है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो पुराने जमाने में स्टैटिस्टिक्स में हम क्या काम करते थे बच्चों, पता है? वी ओनली यूज टू कलेक्ट डेटा, दैट्स इट। किस चीज का डेटा कलेक्ट करते थे? इकोनॉमिक एंड, शोषण नहीं होता है, सोशल, सोशल मत बोलिएगा नहीं तो शोषण हो जाएगा आपका। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन व्हेन द कंट्री अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था चिल्ड्रन? हाउ टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फूड। ये प्राप्त हो गई जब, तो सोचा गया हाउ टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हाउ टू जनरेट व्हाट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो उस जमाने में जब हम 50s वगैरह की बात कर रहे हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, तो यही सोचा जाता था, तो भाई इकोनॉमिक और सोशल डेटा इकट्ठा कर लो, और किसी डेटा की जरूरत नहीं है। बट आज तो वैरायटी बहुत आ चुकी है चिल्ड्रन। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप की, आपके स्कूल में रिजल्ट आता होगा चिल्ड्रन, रिजल्ट आता होगा ना बोर्ड का, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज डेटा इज प्रिपेयर्ड। एक पर्टिकुलर इंग्लिश के टीचर ने कितने बच्चों को पढ़ाया, उसमें से कितने बच्चों के मार्क्स 90+ आए, कितनों के 100/100 आए, कितने 95 से ऊपर गए, 70 से नीचे वाले कितने हैं। ये इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि पता लगे कि टीचर का एफर्ट क्या है। पता लगा कि 90 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 85+ % मार्क्स, और टोटल स्कूल में 110 बच्चे ही पढ़ते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं या माइनॉरिटी बच्चों के? मेजॉरिटी। दूसरा स्कूल था, वहां के 2 बच्चों के, तो लेटेस्ट से, ऐसा है नहीं वैसे, बट मान लीजिए 100 मार्क्स आए हैं, 40 बच्चे इस स्कूल में बुरी तरह से फेल हुए हैं, और टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ 50 बच्चों की थी, और यहां के स्कूल वालों ने टीचर की सैलरी काट ली। तो बच्चों, क्या स्कूल ने सही काम किया? नो। तो भाई जिसका 100 आया वो तो अपनी बदौलत है, टीचर की बदौलत थोड़ा है। टीचर का योगदान किसमें होगा? मेजॉरिटी बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। व्हाट? मेजॉरिटी, 1-2 तो टॉप करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट नोबडी हैज फेल्ड, बट स्टिल किसी ने टॉप भी नहीं किया सिटी, मान लीजिए यहाँ पे सिटी टॉपर तो मिल गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो मिल गया, बट दीज हैव फेल्ड। तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपना काम किया? नो। तो रेस्टोरेंट का क्या मतलब है चिल्ड्रन? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, या अच्छे से अच्छी फूड सप्लाई हो? अच्छे से अच्छी फूड सप्लाई हो। एक अच्छा टीचर आप किसको बोलेंगे, ट्यूटर किसको बोलेंगे? जो बढ़िया चिट बनाने का तरीका सिखा दे, या बढ़िया कॉन्सेप्ट दे दे? कॉन्सेप्ट दे दे, सिंपल एज दैट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? चलिए, तो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग इन योर कॉपीज। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये क्या होता है सर? द फूड इज गुड, शाहरुख खान इज द वर्स्ट एक्टर, मतलब ऐसा नहीं है, बेस्ट एक्टर है मान लीजिए। लास्ट टाइम रिपोर्ट वाज मच बेटर देन दिस रिपोर्ट, ये हो गया बच्चों क्वालिटेटिव। 20 kgs, ₹5,000, thereafter 40 kilometers। अब ये क्या है? मोदी जी ने गडकरी जी से पूछा पर डे कितनी रोड बन रही है? साहब जी 40 किलोमीटर बन रही है। वेरी गुड। कितना रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर एक हफ्ते में कमा लेता है रोड डेवलपमेंट से? 5,000 रुपए। कितना आटा लोग खरीद सकते हैं 5,000 में? भाई मान लीजिए लेटस से 20 क्विंटल या 20 किलो। तो ये है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? क्वांटिटेटिव, वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट चिल्ड्रन? एनीथिंग इन नंबर फॉर्म, एनीथिंग इन नंबर फॉर्म, एग्जैक्टली। क्वालिटेटिव क्या होता है? जो कोई क्वालिटी रिफ्लेक्ट करे, गुड, बेटर, बेस्ट, हाइट ऑफ पीपल, नंबर ऑफ लिटरेट्स इन अ कंट्री की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्वांटिटेटिव। हाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। ऑनेस्टी, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, ये सब क्या है चिल्ड्रन? क्वालिटेटिव। तो जिसको आप नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, और जिसको नंबर फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाए दैट इज क्वालिटेटिव। तो सर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज गवर्न्ड विद क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड नॉट क्वालिटेटिव। इसीलिए लोगों को स्टैटिस्टिक्स सिंपली मैथ्स लगती है, व्हेयरएज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉपी कर लीजिए झटपट फास्ट, फिर इसमें एक चीज आपको और बताता हूं। चलिए, गेटिंग डाउन टू द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। सो स्टैटिस्टिक्स के 2 मीनिंग्स होते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट इंटरप्रेटेड इन प्लूरल सेंस, एंड सेकंड सिंगुलर सेंस। अब लोगों को क्या लगता है कि
जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट किया वो स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे आते हैं स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स, कैसे आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, और यहाँ पे आता है स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल फैक्ट में बात करूं बच्चों, सिंपल चीजों में, ध्यान से बातों को सुनिएगा। देयर इज अ लिस्ट चिल्ड्रन, कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन, एक लिस्ट है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ चलिए मिल गया बच्चों। ये स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी नजर आ रहा है। आपके टीचर ने आपको बोला कि भाई अपनी कॉलोनी में ये आपको चेक करना है कि पेट्रोल व्हीकल्स कितनी है। व्हाट चिल्ड्रन? पेट्रोल व्हीकल्स, इनका टाइप देखना है, ये 2 व्हीलर है ये 4 व्हीलर है, इनकी कैपेसिटी देखनी है, इनकम ग्रुप जो इन व्हीकल्स को यूज करता है, द वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स, और व्हीकल्स की रनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपको इसका डेटा कलेक्ट करके लाना है और उसके बाद इसको सही तरीके से प्रेजेंट करना है। समझ में आ गया? उसके बाद हम इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो बच्चों अगर हम ये बात करें सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा तक की, किसकी? कलेक्शन ऑफ डेटा, देन इट मींस सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन व्हाट। बट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या आ गया बच्चों इसके अंदर, क्या क्या आ गया, ध्यान से सुनिएगा। कलेक्शन आ गया, उसके बाद क्या आ गया? प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या आ गया? एनालिसिस, उसके बाद क्या आ गया? बचा क्या बीच का? ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर दें, बाकी सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में क्या होती है चिल्ड्रन? सिंगुलर सेंस। इज दैट क्लियर? सर इसको भी साथ में ले लें तो क्या बन जाएगा? तो बनेगा बेसिकली आपका प्लूरल सेंस। अब कुछ बुक्स में ये गलत भी लिखा हुआ है, आई रिपीट, कुछ बुक्स में बच्चों ये गलत भी लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में ये लिखा है कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा सिंगुलर है और बाकी सबको मिला लिया तो प्लूरल। तो कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी मत मानिएगा चिल्ड्रन। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो चलिए वापस आते हैं पहले, फिर हम इस चीज पे आ जाएंगे चिल्ड्रन। Write down fast children. Write down the heading in your copies. बोलिए बोलिए बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को क्यों नहीं लिया? इन्होंने इसलिए लिया कि बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? व्हेयरएज कलेक्शन का एक पर्टिकुलर मेथड हो सकता है, तो शायद ये वजह रही होगी, ये दुनिया में कहीं लिखा नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखिए एक मिसमैच भी आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लूरल सेंस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बात पे बच्चों। यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, सिंगुलर सेंस में, ठीक है। और ऊपर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इन प्लूरल सेंस इट इज कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब आप दोनों चीजों को एक मान लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा एक अलग चीज होता है और कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलग चीज होता है। गाड़ी कौन सी है भाई? क्रेटा गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है भाई? फॉर्च्यूनर गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है भाई? मारुति इग्निस है। कौन सी गाड़ी भाई? मारुति ऑल्टो है। ये न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है बट ये डेटा है। कितनी मारुति ऑल्टो है मोहल्ले में? 200। ये न्यूमेरिकल डेटा भी और न्यूमेरिकल फैक्ट भी है। तो कृपया करके न्यूमेरिकल डेटा और न्यूमेरिकल फैक्ट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, डेटा एंड न्यूमेरिकल फैक्ट दीज आर डिफरेंट थिंग। तो आपने पूरे मोहल्ले में ट्रैवल किया, कितने घरों को आप विजिट करेंगे, दैट इज सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। उनसे आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, ये न्यूमेरिकल फैक्ट हो गया। उनकी इनकम पूछी, ये न्यूमेरिकल फैक्ट हो गया। उनका एक्सपेंडिचर पैटर्न पूछा, कितना खर्च करते हैं हर हफ्ते, ये न्यूमेरिकल फैक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? एंड दे फील हैप्पी और नॉट। समझ में आ गया? जो उनके आंसर देने का तरीका था, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा। तो डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी हो सकता है बच्चों। समझ में आ गई बात? आपने उनसे उनके एजुकेशनल प्रोफाइल के बारे में पूछा, भाई 10th पास है या 12th पास है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। ये देखने में कहीं से भी न्यूमेरिकल फैक्ट लग रहा है चिल्ड्रन, बट इट इज डेटा। इट इज, तो न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिकल फैक्ट एक ही चीज होता है, बट न्यूमेरिकल फैक्ट और डेटा बहुत फर्क होता है। तो डेटा का मतलब कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है जिसको आप यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर में पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन और डेटा का डिफरेंस। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल फैक्ट का कलेक्शन और डेटा का कलेक्शन दोनों एक है। सिर्फ और सिर्फ गए और न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करके ले आए,
इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्ट करने में आपको नानी याद आ जाएगी। न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे क्या? इन सब का जो आप डेटा इकट्ठा करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करके लोगों के सामने रखेंगे, तब जाके बनेगा कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स constitute children collection of data also, presentation of data also, analysis of data also, and interpretation of data also। तभी बच्चों ये बन गया प्लूरल, और ये सब अलग अलग में क्या बन गए? सिंगुलर। तो ये मत सोचिएगा कलेक्शन ऑफ डेटा सिंगुलर है, सबको मिला लेंगे तो प्लूरल है। ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, इकोनॉमिक्स की क्लास है। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, मूविंग फर्दर टू दिस, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स डील व्हाट? कलेक्शन। बस यहीं पे प्रॉब्लम आता है, यहीं पे प्रॉब्लम आता है चिल्ड्रन। कलेक्शन को आप सेम समझ लेते हैं, बट एक जगह कलेक्शन किस चीज का है? न्यूमेरिकल फैक्ट का, और एक जगह डेटा का। तो डेटा का कलेक्शन तब होगा बच्चों जब ये चारों चीजें आ जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई चिल्ड्रन? तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज कलेक्शन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? डेटा is presentation of what children? Data is analysis of data, and children interpretation of data। तो अगर आपने कभी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया हो, वो एक क्लास इंटरवल सीरीज होती थी, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, बाकी मैं तो सब सिखाऊंगा राइट फ्रॉम द रूट लेवल चिल्ड्रन। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे, 10 से 20 लाने वाले, लाइक वाइज पढ़ा था ना? कैसे आया आपके सामने वो तब आया जब एग्जाम हुआ बच्चों का, टीचर ने कॉपी चेक की, अलग अलग कॉपीज को अलग अलग जगह सेग्रीगेट किया गया, फिर नोट डाउन किया गया। तो सारी कॉपीज को पहले अलग अलग ग्रुप कर दिया गया, 0 to 10 मार्क्स वाली कॉपी अलग, 10 to 20 वाली अलग, 20 to 30 वाली अलग। फिर उस डेटा को आपके सामने लेकर आए, प्रेजेंटेशन हुआ, फिर आपने थोड़े से कैलकुलेशन किए, एनालाइज किया, मेजॉरिटी बच्चों के तो मार्क्स कम आ रहे हैं, इंटरप्रेट किया that we should need which type of classes for upgrading the efficiency or the deficiency of the student children, remedial classes, extra classes। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 90% बच्चा बेचारा इसमें कंफ्यूज रहता है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज डिफरेंट, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट इज डिफरेंट। न्यूमेरिकल फैक्ट के अंदर ये सब आ जाता है। समझ में आ गया? और ऐसे याद रखेंगे आप, प्लूरल का मतलब मेनी थिंग्स एंड सिंगुलर का मतलब ओनली वन। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए झटपट इसको लिख लें बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं होगा भाई। कलेक्शन ऑफ फैक्ट अलग चीज है, कलेक्शन ऑफ डेटा अलग चीज है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो बच्चों आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू